गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 10 के साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस के पेपर जब होता है तो यूपी बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी के पेपर और गणित के पेपर जो कि बीत गया है, तो उस पर जो बताया गया था तो उसी में से लगभग क्वेश्चन आए थे। तो आज अगला पेपर हम लोग का है 27 को है। तो हम लोग का जो पेपर है तो 27 को पेपर है, तो किस चीज़ का, तो साइंस का है। तो हम लोग साइंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की उनकी संभावनाएं हैं। तो हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। तो देखिए चैप्टर वाइज पहले हम फिजिक्स बता देते हैं, फिर केमिस्ट्री बता देंगे, फिर बायो बता देंगे। तो आज पहले फिजिक्स बता देते हैं। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है उसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन का क्वेश्चन क्या पूछता है, तो उसमें से यही पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, या प्रकाश के जो नियम दो होते हैं तो वही नियम पूछता है, या प्रकाश का परावर्तन पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, पहला पार्ट से क्या पूछेगा, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के बाद इसी में एक प्रकाश का परावर्तन का नियम भी पूछ देता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन पहले पार्ट से ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा का पूछता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का नियम। देखिए यानी कि पहले पार्ट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले पार्ट में क्या है, बहुत नॉर्मल चीज़ें है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश के गुण है। तो ये सब चीज़ें बहुत आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि आने की संभावना हो, क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आ सकता है और प्रकाश का उत्क्रमणीयता होता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तत्व से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना का कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यही ना होता है। और उसका नियम क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और तीनों ये क्या कहते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि साइन आई बाई साइन आर। यानी कि ये दो नियम होता है। किसका नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। और दूसरा जो है वो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का नियम है। तो ये क्या होता है, तो कहता है उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, रिवर्सेबल गिफ्ट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब रिवर्सल। यानी कि हम किसी को मान लेते हैं तो उसको मान, जैसे कि अगर प्रकाश की आपतित किरण को हम परावर्तित किरण मान लेते हैं, तो जो परावर्तित किरण होती है वो किसके भांति व्यवहार करने लगती है, तो आपतित किरण के भांति व्यवहार करने लगती है। कहने का मतलब है कि यदि आपतित किरण को हम परावर्तित किरण मान लेते हैं तो परावर्तित किरण की क्या हो जाती है अपने आप, तो वो आपतित किरण हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का नियम कहते हैं। यही दो क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है और यही दोनों आने की संभावनाएं होती हैं। तो आप ये दोनों देख लीजिएगा। पहला क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन का नियम, और दूसरा क्या होगा, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का नियम। तो ये दो क्वेश्चन होगा पहले पार्ट से। जो दूसरा हमारा पार्ट है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसमें से भी दो क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या पूछता है, तो प्रकाश का अपवर्तन पूछता है और उसका नियम पूछता है। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है स्नेल का नियम। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल हमेशा पूछता है, यानी कि ये अक्सर पूछा जाता है। ये स्नेल का नियम तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी कि वो अपने मार्ग से क्या होती है, वो अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। तो वो यह परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। तो इस घटना का कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में दो ठोक्या तो माध्यम होता है, तो एक सघन माध्यम होगा और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम। एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। तो देखिए इसके भी दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, और उस बिंदु का कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या दोनों क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहते हैं, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी नियतांक होते हैं। तो नियतांक का मतलब n बराबर साइन आई बाई साइन आर। ये फार्मूला स्नेल का नियम का ये सूत्र है। और स्नेल का नियम आप जाने गए कि आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या दोनों क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। और उस नियतांक को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो ये हमारा क्या था,
दूसरा पार्ट से था, अपवर्तन से था। तो अगला देखते हैं, अपवर्तन से देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, स्नेल का कोई पूछे चाहे ना पूछे, स्नेल का नियम तो जरूर पूछता है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और देखते हैं अगला क्या है, कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला हमारा पाठ है क्या है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन है। यानी कि अगला पाठ जो हमारा है वो है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी 2-3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए समतल दर्पण पर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, अभी पढ़े हैं कि पढ़ चुके हैं, पहला पाठ में बताए हैं। और जो ये पाठ है इस पर गोलीय दर्पण पर होगा। यानी कि हमारा जो दर्पण होता है, यानी कि जो पृष्ठ होता है वो 2 प्रकार का पृष्ठ होता है। कैसा होता है, तो ये समतल पृष्ठ होता है, दूसरा क्या होता है, गोलीय पृष्ठ होता है। तो ये हमारा कौन सा है, तो गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण पूछता है। पहला क्या पूछता है, अवतल दर्पण, और दूसरा पूछता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट से पूछता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा जरूर। देखिए बहुत आसान भी होता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं था। अवतल दर्पण पहला पूछेगा, दूसरा पूछेगा उत्तल दर्पण, इसमें अंतर पूछेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे पहचानते हैं। देखिए एक गोलीय पृष्ठ बनाते, देखिए ये हमारा एक गोला हो गया, ये देखिए हमारा गोला होगा। अब गोले को क्या करते हैं, देखिए कलाई हमेशा बाहरी पृष्ठ पर किया जाता है, यानी कि बाएं साइड वाले पृष्ठ पर किया जाता है। तो देखिए इसको हम बीचों से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए मिटा दिए, 2 पार्ट में बट गए, और इसके बाहरी पृष्ठ पर हम क्या कर दिए, कलई कर दिए। देखिए यानी कि इसके बाहरी का मतलब बायां साइड वाले पृष्ठ को क्या करते हैं, कलई कर दिए। तो देखिए ये भी कलई कर दी, इसको भी कलई कर दिए ना। तो देखिए जो ये वाला बना है, हमारे 2 चित्र बन गया। देखिए पहला चित्र ये हो गया, ये दूसरा चित्र हो गया। तो जो देखिए ये जो चित्र बना है, इस चित्र को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि जिस पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर कलई किया गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसका बाहरी पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, और आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, धंसा हुआ होता है। और इसका देखिए, और ये क्या हो गया हमारा, ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो उत्तल दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर क्या किया जाता है, कलई किया होता है। और इसका देखिए आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, कलई किया, क्योंकि ये धंसा हुआ ही है। अब इसका देखिए बाहरी पृष्ठ कहलाएगा ना, क्योंकि देखिए बाएं साइड का है, लेकिन ये अंदर है। तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, कलई किया होता है। और इसका बाहरी पृष्ठ क्या किया होता है, कलई किया होता है। तो जिस दर्पण का आंतरिक पृष्ठ कलई किया होता है और जो परावर्तन होगा वह बाहरी पृष्ठ से होगा। यानी कि इसका जो परावर्तन होगा ना वो बाहरी पृष्ठ से होगा। देखिए बाहरी हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई किया होता है और परावर्तन इसका आंतरिक पृष्ठ से होता है, यानी कि अंदर से होता है। तो ये होता है हमारा परिभाषा। क्या होगा, अगर उत्तल दर्पण का लिखना होगा तो कि ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ पर कलई किया होता है और जो इसका परावर्तन पृष्ठ होता है वह क्या होता है, बाहरी वाला होता है, यानी कि बाह्य भाग। तो वह बाहर से ही उसका परावर्तन हो जाता है। अवतल दर्पण का लिखना होगा तो इसका बाहरी पृष्ठ पर कलई किया गया होता है और आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है, और आंतरिक पृष्ठ से ही इसका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये होता रहता है उत्तल दर्पण, क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग भी पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ हम करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो हमारे गाड़ी होते हैं, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया और ट्रक हो गया, तो उसका जो बगल में जो सीट के पास आगे का जो साइड लगा होता है, शीशा लगा होता है, साइड मिरर जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस शीशे में, उस साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। क्या करता है, ये बहुत सारी मतलब दूर की वस्तु को एक छोटे से लाकर दिखा देता है, तो वहाँ पर प्रयोग होता है। दूसरा कहाँ पर होता है, तो जो गली में लैंप लगता है, सोलर प्लेट में जो लाइट लगा रहते हैं, तो उसके लाइट में का कौन सा दर्पण लगाता है, तो उत्तल दर्पण। ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। तो उत्तल दर्पण का 2 प्रयोग, मान लीजिए जो हो गया कि एक साइड मिरर में गाड़ियों के, और दूसरा गली में और मोहल्ले में जो कि ऊपर लैंप लगा रहता है, सोलर लैंप, उसके अंदर लगा होता है, तो वो क्या करता है कि लाइट को फैला देता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग देखिए दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो और कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टर लोग करते हैं कि आँख कान गले की क्या करता है, चेक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो जहाज होते हैं वहाँ पर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं तो सोलर प्लेट लगाती हैं, तो सोलर प्लेट लगाने के बाद उसमें अवतल दर्पण लगाते हैं, जो कि क्या करता है, प्रकाश को और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ऐसी जगह पर यानी कि 4-5 अवतल दर्पण का 2 ठो, देखिए ज़्यादा नहीं पूछता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो 2-2 ठो लिख लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जान गए, उत्तल दर्पण का प्रयोग जान गए। तो अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या पूछता है। तो इसमें पूछता है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश कैसे प्रतिबिंब होता है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
और दूसरा पूछता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से सवाल हमेशा पूछता है और आपको आना भी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसान है। देखिए हंसी मजाक में ये आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता देते हैं। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो 6 कंडीशन बनता है। तो देखिए कैसे कैसे बनता है, तो इसको देखिए अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, ये देखिए अवतल दर्पण हमारा बन गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। और देखिए इस बिंदु का कहते हैं पी कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा यहाँ पर हम रख लेते हैं फोकस, क्या रखते हैं फोकस। यहाँ पर क्या रख देते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ को मान लेते हैं अनंत मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन, जब हमारा वस्तु कहाँ होगा, देखिए दो ही चीज होता है, एक वस्तु होता है, दूसरा का क्या होता है प्रतिबिंब होता है। इसमें दो चीज आप याद कर लीजिएगा, पहला हो गया वस्तु और दूसरा का हो गया प्रतिबिंब। अगर ये आपको आ गया ना तो सब आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए तो वस्तु और प्रतिबिंब को याद होना चाहिए। तो देखिए जब हमारा वस्तु, देखिए ये कौन सा अनंत है, इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट है, तो जब हमारा वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा। कहाँ होगा, अनंत पर। जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ना वो फोकस पर होगा। कहाँ पर होगा, फोकस पर। देखिए जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो वस्तु हमारा अनंत पर हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। देखिए तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए दो दोस्त हैं, ठीक है, वो कहाँ है कि एक दोस्त अनंत पर है तो दूसरा दोस्त कहाँ है, फोकस पर है। तो अब यहाँ से उन लोग की गाड़ी चलती है। देखिए ये दूर के हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर इन लोग की दोस्ती हुई है। अब ये लोग आपस में मिलने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कैसे, तो ये दोस्त अब अनंत पर से क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो अब कहाँ आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। देखिए दोस्त अनंत पर था लेकिन अब अनंत से थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ से दोस्ती हो गई है, अब इन लोग की दोस्ती मिलने वाली है। तो देखिए ये दोस्त कहाँ जाता है, यहाँ पर आता है, यानी कहाँ पर आता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको लिख देते हैं अनंत लिख देते हैं। देखिए अब कहाँ आ गए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अगर ये दोस्त अगर बढ़ा है आगे तो ये भी दोस्तों तो बढ़ेगा ही ना। तो इस दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ जाता है, यहाँ पर रहता है, यानी कि कहाँ जाता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए वस्तु आया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब आ गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो देखिए ये दोस्ती आगे बढ़ रही है। अब ये दोस्ती को उठाकर यहाँ से लाकर कहाँ देते हैं, वक्रता केंद्र पर लाती है। तो देखिए अब वक्रता केंद्र पर ये जब वस्तु आ जाता है, यानी कि जो दोस्त है वो आ जाता है, तो ये भी दोस्त तो आगे बढ़ेगा। ये भी दोस्त कहाँ जाता है, वक्रता केंद्र पर आ जाता है। तो देखिए पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर था, यानी कि जब पहला दोस्त अनंत पर था तो दूसरा दोस्त फोकस पर था। जब दूसरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ा, ट्रेन से बढ़ा, तो कहाँ आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। तो ये फोकस, ये दूसरा दोस्त भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। अब ये दोस्त और दूसरा ट्रेन पकड़ कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र पर, तो ये भी दोस्त आ गया वक्रता केंद्र पर। लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब ये देखिए क्योंकि अनजान है ना, ठीक है, इंस्टाग्राम पर बहुत फेक आईडी भी होता है ना, तो ये पहचान नहीं रहे, लेकिन दोस्ती पक्की वाली है तो ये खोज रहे हैं। अब देखिए अभी क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है, यानी कि आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, तो ये बढ़ गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में दोस्तवा चला जाता है। तो यह दोस्तवा खोज ही ना रहा है, तो यह दोस्तवा कहाँ गया, आ जाता है कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए ये दोस्त कहाँ चला गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चला गया। तो ये दोस्तवा कहाँ गया, केंद्र वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गया। अच्छा ये दोस्तवा कहाँ चला जाता है, अब चला जाता है फोकस पर, यानी कि जहाँ से दोस्ती लोग की शुरुआत हुई थी फिर वहीं पर जा रही है। तो ये अगर फोकस पर आ गया तो ये कहाँ आ जाएगा, अनंत पर आ जाएगा ना। देखिए 5 कंडीशन हो गया। जब ई अनंत पर था तो ई फोकस पर था, जब ये आया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो ये आया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये आया वक्रता केंद्र पर तो यह दोस्तों आ गया वक्रता केंद्र पर। अच्छा ये पहुंच गया कहाँ, दोस्ती अभी नहीं मिली है, मिले नहीं है, तो ये आगे बढ़ गया, शायद हमारा दोस्त आगे वेट करा होगा। तो ये कहाँ चल गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये आ गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये चला गया फोकस पर तो ये आ गया अनंत पर। लेकिन अभी भी ये दोस्त रुक नहीं रहा है, ये दोस्तों क्या करता है और ही आगे बढ़ जाता है, यानी कि शायद हमारा दोस्त उधर हेरा उड़ा गया होगा, तो ऐसे करके वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि अब फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है। तो जब ये फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है ना, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, अब इसको पता ही नहीं चलता। देखिए क्योंकि अनंत के बाद कोई रास्ता सीढ़ी नहीं होना होता है, अब अनंत के बाद नहीं होता है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, इस साइड बन जाता है। तो इस तरह बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनता है। कैसे बनता है, आभासी बन जाता है। तो ये देखिए आभासी बन जाता है।
और पूछता है 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बताइए अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो वह कौन सी स्थिति है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रहेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये देखिए 6 कंडीशन थे, बहुत आसान था और बहुत सिंपल भी होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्रतिबिंब आपको बनाना आना चाहिए। देख लीजिए किताब में कैसे, हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको समझा दिए कि जब वस्तु अनंत पर, देखिए पहला दोस्त अनंत पर तो दूसरा दोस्त फोकस पर। पहला दोस्त कहाँ गया, अनंत और वक्रता केंद्र पर, तो ये आ गया फोकस और वक्रता केंद्र। ये आ गया वक्रता केंद्र पर तो ये वक्रता केंद्र पर। ये आया वक्रता केंद्र और फोकस के, तो ये वक्रता केंद्र और केंद्र के अनंत के बीच में। ये आया फोकस पर तो ये आ गया अनंत पर। तो ये और आगे चला जाता है तो ये चला जाता है कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि अब मिलन नहीं, क्योंकि अनंत के बाद कोई नहीं सीमित है, ठीक है, तो कोई संभव नहीं है प्रतिबिंब का बनना, तो आभासी बन जाता है। तो ये क्या होगा, हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसी तरह से उत्तल दर्पण का भी होता है, तो आप उत्तल दर्पण का देख लीजिएगा। तो अगला देखते हैं क्या है। देखिए इसमें से क्या होता है, 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, तो सूत्र है। उन दोनों सूत्र पर भी सवाल आता है, उसका निगमन भी आता है। तो हम निगमन नहीं बताएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि निगमन भी दोनों में से आता है, लेकिन उस पर सवाल भी आता है। तो आप सवाल बता देते हैं कौन कौन आता है। यह बराबर r/2, यानी कि जो फोकस होती है वो त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। यह बराबर r/2, ये हमारा पहला फार्मूला हो जाता है, इसे सिद्ध भी करने के लिए देता है। और जो हमारा दूसरा फार्मूला है वह है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी कि दूसरा फार्मूला ही है। और इसे सिद्ध करने के लिए भी देता है और इस पर सवाल भी देता है। तो फोकस बराबर त्रिज्या बटा के 2 हो गया, ये बराबर r/2, ये होगा 1/के, यह बराबर 1/के u प्लस 1/के v। ये क्या फोकस दूरी u क्या है, तो हमारा वस्तु की दूरी है और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि, तो इस पर सवाल आता है तो आप इस पर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ये फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है और आपको क्या आना चाहिए, सिद्ध करने आना चाहिए। सिद्ध करने के लिए दे देगा तो आप कर लीजिएगा। तो इस पार्ट से यही इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। अगला पार्ट हमारा है लेंस। लेंस भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है, देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछता है, अगर पूछना चाहे तो कौन कौन सा पूछता है, तो उत्तल लेंस पूछता है, अवतल लेंस पूछता है, और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और कुछ नहीं पूछता है। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए उत्तल लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो देखिए इसमें से कुछ क्या पूछेगा, देखिए उत्तल लेंस का पूछेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो देखिए उत्तल लेंस कैसे होता है, तो अवतल लेंस देखिए हमारा पहला उत्तल लेंस है ना, तो देखिए ये इस तरह का होता है, आँख का हमारा डिजाइन होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस देखिए ये इस तरह का होता है, अवतल लेंस हमारा इस तरह का होता है। ये हमारा होगा अवतल लेंस। देखिए ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला होगा उत्तल लेंस, और नीचे वाला क्या होगा, अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस, तो देखिए उत्तल लेंस का परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो उत्तल लेंस का परिभाषा कहते हैं कि ये किनारे से पतला तथा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। यानी कि उत्तल लेंस की परिभाषा, किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का ये क्या होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारे पर ही क्या होता है, मोटा होता है। बीच में पतला तथा किनारे पर क्या होता है, ये मोटा होता है। तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए और एक गुण पूछता है कि उत्तल लेंस का गुण जैसा होता है, जो होता है वो अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। इसका गुण कैसा होता है, तो अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, ये प्रकाश को बटोर कर एक जगह एकत्रित करता है। यानी कि इसका प्रकाश कहीं भी से भी आएगा, कहाँ पर आएगा, तो फोकस पर रह जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारा हो गया, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इसी में बना देते हैं। ये देखिए अगर हमारा फोकस यहाँ पर हो गया, तो अगर कहीं से प्रकाश आएगा तो इससे कहाँ आएगा, हर जगह फोकस से जाएगा। देखिए ये कहीं से भी जाएगा तो ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। देखिए तो यानी कि इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। यानी कि उत्तल लेंस का जो गुण होता है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। क्योंकि ये क्या करता है, कहीं से भी प्रकाश आता है, ये फोकस से ही होकर जाएगा। यानी कि फोकस पाकर पहले एकत्रित होगा, वह फिर वहाँ से जहाँ जाना होगा वो जाएगा। और अवतल लेंस का जो गुण होता है वो कैसा होता है, तो अपसारी होता है। कैसा होता है, अपसारी।
अपसारी होता है। ये क्या करता है, ये एकत्रित नहीं करता है, ये जहाँ मन तहाँ फैला देता है। तो अब इसलिए इसका गुण क्या होता है, अपसारी होता है, और इसका गुण क्या होता है, अभिसारी होता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होने वाले लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, और जो कि बीच में पतला तथा किनारे पर मोटे होते हैं अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस का गुण अभिसारी होता है और अवतल लेंस का गुण कैसा होता है, तो अपसारी होता है। इसमें भी एक सूत्र होता है, तो इसका जो सूत्र होता है, लेंस का जो सूत्र होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लेंस का सूत्र पर भी सवाल आता है, तो आप लगा लीजिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इस पर देखिए सवाल हमेशा पूछता है। अगला इसमें एक पॉइंट है, क्या है, तो रेखीय आवर्धन है। क्या है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यम से। तो रेखीय आवर्धन पूछता है, तो एक नंबर में पूछ देता है या इस पर सवाल भी दे देता है। तो क्या होगा, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। और इसमें अगला पॉइंट क्या पूछता है, तो जो अगला पॉइंट है वो है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। तो इसे भी देख लेते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो यदि कोई भी लेंस है वो या तो प्रकाश को एकत्रित कर रहा है या तो प्रकाश को फैला रहा है। देखिए या तो अभिसारित कर रहा है या अपसारित कर रहा है, तो दोनों गुण लेंस में है। तो इसी घटना को कहते हैं, यानी कि उसकी यही कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता, सॉरी लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखिए यदि किसी लेंस के अंदर एकत्रित करने की क्षमता चाहे फैलाने की क्षमता, अगर दोनों ये क्षमता है तो उसी की क्षमता क्या कर लेती है, लेंस की क्षमता कर लेती है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/f। किस में होता है, एफ हमेशा मीटर में होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसे क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता पूछे तो बता दीजिएगा कि कोई भी लेंस अगर दिया हो तो उसे एकत्रित करने तथा मतलब लेंस की वो कि जो प्रकाश है यानी कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रकाश को एकत्रित करना तथा फैलाने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किसी भी प्रकाश को एकत्रित करना या फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है, तो लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर 1/f मीटर में, इसका मात्रक हो गया डायोप्टर। एक नंबर का पूछ देता है, मतलब एक नंबर में ऑप्टिकल क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये पाठ भी क्लियर हो गया। अगला जो पाठ है वो अगला पाठ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। तो ये भी हमारा पाठ इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से देखो दो ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या क्या पूछता है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और दूसरा पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्या पूछता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये दो क्वेश्चन पूछता है और यही आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको यही आता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं, देखिए जो प्रकाश हमारा होता है उसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है, तो प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। तो देखिए जब हमारा श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना का कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है कि देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, प्रिज्म हो जाता है। ये क्या होगा, प्रिज्म हो गया। और यहाँ से हम श्वेत प्रकाश को क्या डालें, तो श्वेत प्रकाश गया तो ये क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के फलस्वरूप क्या होता है कि ये क्या होता है, इस तरह से चला जाता है। तो चला गया तो ये जब नीचे गिरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। तो देखिए जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और इसी घटना का कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब हमारा इंद्रधनुष बनता है ना तो इसी घटना का आधार पर बनता है, वर्ण विक्षेपण के द्वारा ही बनता है। तो प्रकाश का क्या कर रहा होता है कि इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा बनता है। और दूसरा क्या हो गया कि
तारे टिमटिमाते हैं तो ये भी किस घटना का होता है, तो प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण ही होता है। तो प्रकाश का वर्ग विक्षेपण पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि जब प्रश्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उसका 7 रंगों में विभक्त होना ये क्या कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहलाता है। बहुत सिंपल है। और अगला जो पूछता है वो पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये भी बहुत सिंपल होता है। देखिए जब प्रकाश हमारा क्या, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में से होकर आता है, तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, जिससे वो टकरा का क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। और फैलने की इस घटना का कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी कि वो उसका मार्ग बदल जाता है। यानी कि कोई अगर जा रहा है रास्ते में और बीच में आ जाएगा तो क्या होता है, फैल जाता है ना। तो फैलने के कारण क्या कहते हैं, फैलने की घटना क्या कहलाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी कि जब सूर्य प्रकाश की किरण वायुमंडल से आती है तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और धूल के कण से टकराने के बाद प्रकाश क्या होती है, अन्य दिशाओं में फैल जाती है, और यही फैलना क्या कहलाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या होता है, तो इसकी घटना पूछ देता है क्या क्या होता है, तो मृग मरीचिका होता है, मतलब कि रेगिस्तान में पानी दिखाई देना, रेत का पर पानी दिखाई देना, ये भी होता है। और क्या होता है, डूबते समय उगते समय सूर्य का लाल दिखाई देना होता है। ऊंचाई से समुद्र का पानी का जो रंग होता है वो कैसे दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। तो ये सब किसका घटना होता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन का होता है। तो वह इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, दूसरा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपको जो भी है आप कर लीजिएगा। अगला पाठ जो हमारा पाठ है वो क्या है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा से बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पेपर के दृष्टि से विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे एग्जामिनर होते हैं जो पेपर बनाते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से भी हमको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए क्या क्या इसमें दिया जाता है, तो आवेश दिया है, विद्युत धारा दिया है, विद्युत विभव दिया है, विभवांतर दिया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको देख लेते हैं 1 मिनट में, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है, आवेश दिया है, और क्या दिया है, विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा तो हमारा पाठ का नाम ही है, और दिया है विद्युत विभव दिया है, विद्युत विभव दिया है, और क्या दिया है, विभवांतर दिया है, विद्युत विभवांतर। देखिए बहुत ही आसान है, तुरंत आ जाएगा। देखिए आवेश पूछेगा तो क्या होगा, देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन पर ऊपर है, किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, स्थिर है, तो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा स्थिर होता है तो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब वही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिशील, तो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो कहलाएगा आवेश, यदि वही इलेक्ट्रॉन हमारा गतिशील हो गया तो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहला दिया। अब विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो देखिए विद्युत धारा, देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसको बता देते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं कि देखिए जब हमारा विद्युत धारा बहेगा तो क्या होगा, एक अपना वो क्षेत्र बनाएगा। जब विद्युत उत्पन्न होगा तो वो अपना एक क्षेत्र बनाता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ध्यान दीजिए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो कोई भी आवेश को पकड़कर विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कहलाता है, विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेश को लाने में, कहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र में, कोई भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। यानी कि ये फार्मूला क्या होता है कि विभव जो होता है, यानी कि इस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि अगर इसका विभवांतर का फार्मूला लिखना होगा तो V माइनस VA बराबर W/Q, ये हमारा क्या हो जाता है, विभवांतर का फार्मूला होता है। अब विद्युत क्षेत्र बताई दे तो कि जब इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, गति करता है तो वो विद्युत उत्पन्न करता है, और जब विद्युत उत्पन्न करेगा तो वो अपना एक क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि हर एक चीज क्षेत्र बनेगा। जैसे चुंबक में भी चुंबकत्व का गुण आता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो उसी तरह से विद्युत जब उत्पन्न होगा तो अपना क्षेत्र बनाएगा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और यही विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन दोनों में पूछता है तो आप कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ओम का नियम भी पूछता है और इसका सत्यापन भी पूछता है, तो दोनों पूछता है। तो ये भी देख लेते हैं क्या है, तो ओम का नियम है, क्या है, ओम का नियम। और नियम के साथ साथ इसका क्या पूछता है, तो इसका सत्यापन भी पूछता है। तो सत्यापन आप देख लीजिएगा। देखिए सत्यापन कराने का इतना समय नहीं है, आप सत्यापन कर लीजिएगा, बहुत आसान है और आप कर लीजिएगा। ओम का नियम मैं बता देता हूँ। ओम का नियम क्या होता है, तो कहता है ओम का नियम कि यदि किसी विद्युत तार में, यानी कि जो तार होता है उस तार में बहने वाली धारा, यानी कि कोई भी तार है अगर उसमें धारा बह रही है तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो क्या कहता है, अनुक्रम अनुपाती होता है। मतलब कहने का लिखेंगे कैसे कि ओम के
नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी तार में बहने वाली धारा यानी कि I, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, V बराबर कोई नियतांक लगाते हैं तो क्या लिख देते हैं, R इंटू आई, यानी कि V बराबर R इंटू आई। ये R क्या होता है, नियतांक होता है, ये R क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी फार्मूला का कहते हैं ओम का नियम कहते हैं, यानी कि V बराबर I इंटू आर इसे कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, V बराबर I इंटू आर कहिए चाहे V बराबर R इंटू आई, ये हमारा ओम का नियम होता है। इस पर सवाल भी देता है और इसका सत्यापन आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा तेज चल रहा है, वीडियो तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो थोड़ा तेज आप स्लो कर आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अगला पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है। अगला पॉइंट क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है। तो प्रतिरोधों का संयोजन से भी सवाल, देखिए सवाल यहीं से पूछता है, यही पूछता है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए ये 3 प्रकार का संयोजन किया है। संयोजन का मतलब जोड़ होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। पर देखिए इसका 3 फार्मूला होता है, 2 होता है लेकिन 3 पर सवाल पूछता है। कैसे पूछता है, पहला पूछेगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और दूसरा पूछेगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, और तीसरा क्या होता है, श्रेणी क्रम प्लस समांतर क्रम, श्रेणी प्लस समांतर। देखिए पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा श्रेणी प्लस समांतर दोनों होता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है मिक्स पर, यानी कि मिक्स होता है, इसको मिश्रित कहते हैं, तो यहीं से सवाल पूछता है। तो देखिए श्रेणी क्रम का जब पूछेगा सवाल तो हो जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट RN, यानी कि इस तरह से ये पहला श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम पूछेगा तो 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3 प्लस डॉट 1 बटा के RN, यानी कि ये देखो ये श्रेणी क्रम में पूछेगा तो ये फार्मूला का आप यूज करेंगे, समांतर क्रम पूछेगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, और श्रेणी प्लस समांतर इसे मिश्रित क्रम कहते हैं। तो यहाँ से इसी से सवाल पूछेगा। तो आपकी किताब में 2-3 सवाल दिया, मतलब सवाल तो बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप कम से कम 2-3 का 4 ठोका अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल 6 नंबर का यहाँ से देता है। तो 6 नंबर आपका कहीं जाना नहीं चाहिए। देखिए ये श्रेणी क्रम पढ़ लीजिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी प्लस समांतर, ये दोनों आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ेंगे तो ये दोनों तो मिक्स का है, तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। लेकिन जरूर से ही जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये पाठ भी क्या होता है, समाप्त होता है। अगला पाठ हमारा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको देखते हैं। अगला पाठ हमारा क्या है, अगला पाठ है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला पाठ क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता लिखने के लिए, यहाँ से बस सवाल पूछता है तो आपको सवाल आना चाहिए। देखिए इसमें भी 2-3 पॉइंट होते हैं तो वो आपको आना चाहिए, बता देंगे क्या क्या आता है, लेकिन इसमें क्या सवाल पूछता है तो सवाल का आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ, किस फार्मूले पर आप लगाएंगे तो वो आप लिखिएगा। देखिए कौन कौन सा, पहला फार्मूला होगा W बराबर V इंटू आई इंटू टी, V बराबर W बराबर V इंटू आई इंटू टी, पहला फार्मूला ये याद कर लीजिएगा। दूसरा फार्मूला याद कर लीजिएगा W बराबर I स्क्वायर RT, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होगा W बराबर V स्क्वायर T बटा के R, ये 3 फार्मूला होता है। और ये तीनों फार्मूला क्या होता है, व्यय ऊर्जा पर लगाई जाती है। किस पर, व्यय ऊर्जा के लिए ये तीनों फार्मूला यूज होते हैं, क्योंकि W देखो क्या होता है, कार होता है, यहाँ पर ऊर्जा के लिए भी W से प्रयोग किया जाता है, और इन सब का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये तीनों व्यय ऊर्जा के फार्मूला होते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें दिया होगा तो उस फार्मूले के आधार पर आप लोग सवाल लगा सकते हैं। यानी सवाल में जो जो चीज़ दिया रहेगा, क्योंकि फिजिक्स का सवाल तभी लगता है जब उसमें क्या क्या दिया पहले ये आप लिखेंगे। तो जब आप ये लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस फार्मूले से ये सवाल लगेगा, तो आप आराम से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये व्यय ऊर्जा के लिए 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बटा के R, ये तीनों फार्मूला होता है। तो यहाँ से सवाल पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। अगला जो हमारा सूत्र है क्या है, कुछ नहीं, देखिए ये फार्मूला है, यही देखिए ये जो फार्मूला है ये किसके लिए, व्यय ऊर्जा के निकाले हैं। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वो ताप का है, यानी कि जो हमारा ताप उत्पन्न होगा वो ताप पर है। तो ये ताप का क्या होता है, ये जैसे हीट से इसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, बस बटा में 4.2 कर देना है, यानी कि इसी फार्मूला के बटा में अगर हम 4.2 लिख देते हैं तो किसका फार्मूला रहता है, तो ताप का फार्मूला रहता है। वही 4.2 हटा देते हैं तो किसका फार्मूला रहता है, तो व्यय ऊर्जा का हो जाता है। तो देखिए ताप का फार्मूला, इसको मैं अगर, तो देखिए अब यहाँ पर तो व्यय ऊर्जा था इसलिए W लिखे थे, लेकिन जब हीट पूछेगा उसमें पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट हो जाता है तो H हो जाता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, VIT बटा में 4.2, सब में 4.2 करेंगे। और दूसरा का फार्मूला क्या है, H बराबर V स्क्वायर T बटा के 4.2 गुणते R। अच्छा, H बराबर I स्क्वायर RT बटा के 4.2, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये फार्मूला है, ये व्यय ऊर्जा के लिए फार्मूला, ये ताप के लिए फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का पूछता है, पूछेगा 1 नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 के पावर -19, ये आपको आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 के पावर -19, ये आपको आना चाहिए। तो 1 नंबर में पूछता है। और ये तीनों आपको फार्मूला, एक को अगर फार्मूला याद करेंगे तो ताप का तो ऑटोमेटिक
क्योंकि बस बटा में 4.2 लिखना है तो आपको याद हो जाएगा। अगला जो हमारा क्या है, इसमें देखिए और क्या क्या चीज़, और कुछ नहीं है लेकिन 3 पॉइंट होता है। देखिए क्या क्या होता है तो उसे पढ़ लीजिएगा, बस रिवीजन कर लीजिएगा। क्या क्या है देखिए, इसमें है बल्ब कैसे बनता है, इसमें क्या होगा, फिर इस्त्री होगा। क्या होता है इस्त्री, इस्त्री को जानते हैं ना क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेस। और अगला पॉइंट क्या था, हीटर। इसमें 3 पॉइंट है, हीटर। बस इसे क्या कर, देखिए सवाल इसमें बल्ब का ही देता है, लेकिन ये तीनों एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्या करिएगा, एक बार बस देख लीजिएगा, अगर आ गया तो आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये बल्ब हो गया, ये इस्त्री हो गया, ये हीटर, ये तीनों इसमें से क्या होता है, कहता है कि इसका चित्र बनाकर इसके बारे में समझाना होता है, इसकी कार्यविधि करना होता है। तो आप लिख लीजिएगा। तो बल्ब, इस्त्री, हीटर, और ये फार्मूला ये को याद कर लीजिएगा। 1 न्यूटन वोल्ट 1 नंबर पूछता है तो ये आपका हो गया। और इसी में बटा में अगर 4.2 कर दिए तो ये किसका, उष्मा का हो गया सूत्र। तो ये आपका हो गया। तो अगला पाठ जो है वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो उसको देखते हैं। जो हमारा अगला पाठ है वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो देखिए जितने भी 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसी में से पूछता है ये, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट सब्जेक्ट, ये क्या लेसन हो जाता है, पाठ हो जाता है 6 नंबर पूछने के लिए। तो इसमें से देखिए क्या क्या पूछता है। तो पहला पूछेगा, देखिए फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम पूछ देता है। फ्लेमिंग के बाएं और दाएं का हाथ का नियम पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला पूछ देगा चुंबकीय बल रेखा, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग किसी भी तरह याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखा चित्र भी होता है, तो चित्र के साथ आप याद कर लीजिएगा। और अगला इसमें से पूछे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में। देखिए ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं पूछ देगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूछ देगा, और ओरेस्टेट का प्रभाव। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके आधार पर, तो ओरेस्टेट के प्रभाव के आधार पर देखा जाता है। तो इसमें ये भी सवाल पूछता है। और मेन इंपॉर्टेंट देखिए ये भी है कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम याद कर लीजिएगा, चुंबकीय बल रेखा याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव याद कर लीजिएगा, और स्टेट का प्रभाव पढ़ लीजिएगा, और धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे यही सब पूछता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये सब अगर आपको याद है तो 6 नंबर आपका पूरा तरह से पक्का है, यानी कि आपको मिलेगा। ठीक है, आगे और क्या है, तो और इसमें 2 चीज़ और बच जाती है जो कि फिगर सहित बनाना होता है। क्या होता है, पहला हो जाता है विद्युत मोटर हो जाता है, क्या हो जाता है विद्युत मोटर, और दूसरा क्या हो जाता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र जिसे फिगर सहित क्रियाविधि के साथ लिखना होता है। विद्युत मोटर लिखिए चाहे विद्युत जनित्र, तो आपको आना चाहिए। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र आपको एकदम पूरी तरह से भर्राटा आना चाहिए। यानी कि ये ध्यान दीजिए कि 100% में से 110% मैं कहूँगा कि विद्युत मोटर विद्युत जनित्र आपको देखने को पेपर में मिलेगा, तो मिलेगा ही विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र। तो आप किसी एक को भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। विद्युत मोटर अगर दोनों को पढ़ लेते हैं तो बहुत बेटर करते हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत जनित्र को आपका किसी भी तरह का करिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूर। तो फिजिक्स का क्या होता है, टोटली पार्ट खत्म हो जाता है। अब केमिस्ट्री का अगला वीडियो में हम लोग मिल लेंगे। तो ये फिजिक्स का वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा सारा। अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपका फिजिक्स में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम को नहीं देखने को मिलेगा। तो जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, हमारा केमिस्ट्री का होगा, जल्द से जल्द बनाकर अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।